अकेला मतलब कमजोर अकेलेपन को अक्सर कमजोरी, हारे हुए इंसान या असफल रिश्तों की निशानी माना गया है। अगर कोई अकेला खाना खा रहा हो, अकेला सफर कर रहा हो, अकेले रह रहा हो, तो लोग पूछते हैं, कोई साथ नहीं है क्या? या सब ठीक तो है? मानो अकेले होना एक बीमारी है। 3. सोशल मीडिया का जाल। आज की दुनिया में लोग अपनी जिंदगी के खुशहाल हिस्से दिखाते हैं। किसी के साथ घूमना, पार्टी करना, ग्रुप फोटो, सेल्फी। हम इसे देखकर सोचते हैं, क्या मैं ही अकेला हूं? हम भूल जाते हैं कि लोग अपना सर्वश्रेष्ठ हिस्सा दिखा रहे हैं, ना कि सच्चाई। और इस तुलना की वजह से अकेलापन और गहराता है। 4. खुद से मिलने का डर। सबसे बड़ा कारण यह है, हम खुद से मिलने से डरते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा ध्यान बाहर से हटकर अंदर जाता है। और अंदर क्या है? अधूरी बातें, दबे हुए जज्बात, बचपन के जख्म और वो सच जो हम रोज टालते हैं। अगर मैं अकेला रहा तो? एक अंतहीन डर हम सोचते हैं। अगर कोई मेरे साथ नहीं रहा तो? अगर मैं हमेशा अकेला रहा तो क्या मैं टूट जाऊंगा? हम संबंधों में अपनी पहचान खोजते हैं, और जब कोई नहीं होता तो लगता है जैसे हम गायब हो गए। तो समाधान क्या है? अकेलेपन को दुश्मन नहीं, दर्पण समझें। खुद को जानने का अवसर मानें। भीतर की बातों को सुनें और धीरे धीरे अपनाएं। एक डायरी में लिखें, मुझे अकेले रहने से क्यों डर लगता है? उत्तर आपके भीतर छिपा है। तो आज आपने जाना क्यों डरते हैं हम अकेलेपन से, और कैसे यह डर समाज, अनुभवों और खुद से दूर होने की वजह से पैदा होता है। लेकिन अब समय है इस डर को देखने का, समझने का और धीरे धीरे उससे आगे बढ़ने का। अगले अध्याय में हम जानेंगे खुद से दोस्ती की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि सबसे खूबसूरत रिश्ता वही होता है जो आप अपने आप से बनाते हैं। अध्याय 4, खुद से दोस्ती की शुरुआत। हम सबने जिंदगी में बहुत से लोगों से दोस्ती की है, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में, कभी सोशल मीडिया पर क्या हमने कभी खुद से दोस्ती की है? जब खुद की कंपनी ही अजनबी लगती है। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो क्या आप बेचैनी महसूस करते हैं? क्या आप खुद से बातें करने से घबराते हैं? अगर हां, तो इसका मतलब है आपने खुद से अब तक रिश्ता नहीं बनाया। खुद से दोस्ती का मतलब है खुद को अपनाना, समझना और स्वीकार करना। खुद से दोस्ती क्यों जरूरी है? क्योंकि हर कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। क्योंकि दुनिया आपको तभी समझेगी जब आप खुद को समझेंगे। और सबसे बढ़कर, आप खुद के सबसे सच्चे साथी हैं। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो धीरे धीरे एक रिश्ता बनता है जो सबसे ईमानदार और गहरा होता है। खुद से दोस्ती की शुरुआत कैसे करें? 1. खुद से सवाल पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मुझे आज कुछ अच्छा लगा? मुझे किस बात ने दुखी किया? डायरी लिखना शुरू करें। दिन के अंत में सिर्फ 5 मिनट खुद से बात करें। जो भी मन में आए बस लिखते जाइए। यह आपके भीतर की आवाज से जुड़ने का पहला कदम होगा। 3. आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने हर हिस्से को अपनाइए, अच्छी आदतों को भी और कमजोरियों को भी। क्योंकि दोस्त वो नहीं जो परफेक्ट हो, दोस्त वो है जो सच में समझता हो। 4. खुद को समय दीजिए। जैसे हम अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, टाइम निकालते हैं, वैसे ही खुद को भी समय दीजिए। बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपकी सोच। मैं खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूं। जब ये एहसास आता है, जब आप खुद से जुड़ते हैं, तो एक शांति भीतर उतरने लगती है। अब आप खुद को जज नहीं करते, अपनी गलतियों से नफरत नहीं करते और हर बार खुद को गिराकर उठना सीख जाते हैं। खुद से दोस्ती करना जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत होती है। डेली सेल्फ फ्रेंडशिप रिचुअल्स। कुछ आसान अभ्यास। हर सुबह उठकर आईना देखिए और कहिए, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हर दिन अपने पसंदीदा गाने सुने, अकेले, खुद के लिए। हर हफ्ते 1 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स, सिर्फ खुद के लिए। हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन या शांत बैठना, खुद को महसूस करने के लिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि खुद से दोस्ती करना क्या होता है और कैसे शुरू करें। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, यह सबसे सच्चा और भरोसेमंद रिश्ता होगा। अगले अध्याय में हम बात करेंगे खुद को समझने की कला, क्योंकि जब दोस्ती हो जाती है तो समझ भी गहराने लगती है। अध्याय 5,
खुद को समझने की कला। जिंदगी भर हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, माँ बाप को, दोस्तों को, पार्टनर को, लेकिन सबसे जरूरी इंसान को अक्सर भूल जाते हैं, खुद को। तो आइए इस अध्याय में सीखते हैं खुद को समझने की कला। 1. खुद को समझना क्यों जरूरी है। आपका व्यवहार, आपके फैसले, आपकी भावनाएं, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। अगर आप खुद को नहीं समझते तो आप दूसरों को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। आप कब खुश होते हैं? क्या चीजें आपको परेशान करती हैं? आपकी सीमाएं क्या हैं? आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इन सवालों का जवाब कोई और नहीं देगा, सिर्फ आप। खुद को समझने का पहला कदम सेल्फ ऑब्जर्वेशन। खुद को देखना शुरू कीजिए, जज किए बिना, जैसे आप किसी और इंसान को देख रहे हों। जब आप गुस्सा होते हैं, क्या सच में सामने वाला गलत था या कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया? जब आप उदास होते हैं, क्या आप थक गए हैं या कोई अधूरी बात अंदर चुपचाप बैठी है? खुद को देखिए, महसूस कीजिए, पर सजा मत दीजिए। यही है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। खुद को निष्पक्ष नजरों से देखना, आत्मालोचना नहीं। आत्म स्वीकृति जरूरी है। हम अक्सर अपनी गलती पर खुद को कोसते हैं। मुझसे ये क्यों हुआ? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? पर दोस्त, गलतियां इंसान की पहचान है, उन्हें समझना आपकी ताकत है। खुद को डांटना बंद करो और समझाना शुरू करो। शोर। खुद को समझने के आसान अभ्यास। 1. जर्नलिंग करें। हर दिन 5 मिनट के लिए लिखें, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों। 2. ट्रिगर मैपिंग। किन चीजों से आपका मूड बिगड़ता है, उन कारणों को पहचानिए और लिखिए। 3. साइलेंट सिटिंग। 5 मिनट मौन। आंखें बंद कर 5 मिनट बैठिए, सिर्फ सांस और विचारों पर ध्यान दीजिए। देखिए भीतर क्या चल रहा है। 4. इनर चाइल्ड टॉक। कभी अपने 10 साल के बचपन वाले मैं से बात करें। पूछें, तुम आज क्या महसूस कर रहे हो। 5. खुद को समझने के बाद क्या बदलता है। अब आप बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया से जुड़ते हैं। अब आपकी भावनाएं आपको नहीं चलाती, आप उन्हें संभालते हैं। आप निर्णय डर से नहीं, समझदारी से लेने लगते हैं। और सबसे अहम, आप अब खुद को दोष नहीं देते, बल्कि अपनाते हैं। तो इस अध्याय में आपने जाना कि खुद को समझना कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें आप हर दिन थोड़ा और गहराई से खुद से मिलते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे शांति की तलाश, भीतर का रास्ता, जहां हम जानेंगे कि असली सुकून कहां मिलता है, बाहर की दुनिया में या खुद के भीतर। अध्याय 6, शांति की तलाश, भीतर का रास्ता। हम सब शांति चाहते हैं, मन की शांति, जीवन की शांति, रिश्तों की शांति। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है शांति मिलती कहां है, बाहर या भीतर? 1. बाहर की दुनिया, शोर और अपेक्षाएं। हम सोचते हैं कि अगर नौकरी मिल जाए तो शांति मिलेगी, सही पार्टनर मिल जाए तो मन शांत रहेगा, लोग हमें सराहें, तारीफ करें, तब हम संतुष्ट होंगे। पर क्या ऐसा होता है? हम एक लक्ष्य पाते हैं, थोड़ी देर शांति मिलती है, फिर कोई नई चिंता, नई दौड़, नया तनाव। बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं होती, तो फिर वहां शांति कैसे होगी? तो भीतर की दुनिया, स्थायी और शांत। जब आप खुद के भीतर उतरते हैं, जहां कोई शोर नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई दिखावा नहीं, तब वहां एक गहराई मिलती है, एक मौन जो शब्दों से भी ज्यादा कहता है। यह मौन ही सच्ची शांति है। 3. शांति की खोज कैसे करें? ए. मेडिटेशन, ध्यान। हर दिन सिर्फ 5 मिनट सांस पर ध्यान देना, सोचों को बहने देना, कोई रोक नहीं, कोई खींचातानी नहीं। बी. डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ मिनट मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से दूर, बस खुद के साथ। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। रोज 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शांति कृतज्ञता से जन्म लेती है। डी. एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। जो है उसे स्वीकार करना सीखिए। परिस्थिति, रिश्ते, खुद की सीमाएं। जहां विरोध खत्म होता है वहीं शांति शुरू होती है। 4. अकेलापन और शांति, गहरा रिश्ता। जब आप अकेले होते हैं तो बाहर का शोर बंद होता है। यही वक्त होता है जब आप खुद के साथ बैठ सकते हैं, भीतर की आवाजें सुन सकते हैं। यही अकेलापन शांति तक पहुंचने की सीढ़ी बनता है। 5.
क्या मिलेगा इस शांति से? निर्णय लेने में स्पष्टता, भावनाओं पर नियंत्रण, रिश्तों में स्थिरता और सबसे अहम, खुद से एक स्थायी जुड़ाव। सच्ची शांति तब मिलती है जब बाहर की दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया को नहीं हिला पाती। तो इस अध्याय में आपने जाना, शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है, और अकेलापन आपको इस भीतर की यात्रा का द्वार खोल कर देता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया और अकेलापन, जहां हम जानेंगे कि आज की सोशल मीडिया से भरी जिंदगी में हम अकेलेपन को कैसे बढ़ा रहे हैं और कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। अध्याय 7, डिजिटल दुनिया और अकेलापन। हम हर दिन मोबाइल की स्क्रीन पर हजारों चेहरों को देखते हैं, पर क्या वाकई किसी को महसूस कर पाते हैं? आज हम जितने ज्यादा कनेक्टेड दिखते हैं, असल में उतने ही अकेले हो गए हैं। 1. सोशल मीडिया, भ्रम की दुनिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह लोग हंसते, घूमते, सफल दिखते हैं। हम सोचते हैं सब कितने खुश हैं, बस मैं ही अकेला हूं। डिजिटल दुनिया लोगों की मुस्कान दिखाती है, आंसू नहीं। हम उनकी लाइफ का हाईलाइट देखते हैं और अपनी लाइफ का ड्राफ्ट उससे तुलना करते हैं। यही तुलना बन जाती है अकेलेपन की शुरुआत। 2. डोपामीन की लत और असली जुड़ाव की मौत। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट हमारे दिमाग को देता है डोपामीन, यानी थोड़ी खुशी। पर यह खुशी टिकाऊ नहीं होती। हम बार बार फोन चेक करते हैं, बार बार ऑनलाइन आते हैं, लेकिन फिर भी मन खाली रहता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग असली रिश्तों से दूर और स्क्रीन पर निर्भर हो जाता है। 3. सोशल मीडिया की विडंबना। सब साथ हैं, फिर भी कोई नहीं है। आपके पास 500 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, 1000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जिससे आप मन की बात कह सकें? डिजिटल भीड़ में इंसान खो जाता है, जुड़ता नहीं। छोर, डिजिटल बबल, अकेलेपन की कैद। सोशल मीडिया हमें एक इको चेंबर में डाल देता है, जहां हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें पसंद है, हमारी सोच से मिलती जुलती बातें। इससे हम नए विचारों, गहराई वाले संवाद और असली इंसानी जुड़ाव से दूर हो जाते हैं, और तब अकेलापन धीरे धीरे आदत बन जाता है। क्या समाधान है? डिजिटल संतुलन और असली कनेक्शन। डिजिटल डिटॉक्स करें। हर दिन कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताइए, जैसे सुबह उठते ही 30 मिनट बिना मोबाइल, रियल कॉन्वर्सेशंस। सप्ताह में कम से कम एक असली बातचीत, बिना स्क्रीन, आंखों में आंखें डालकर। इंटेंशनल यूज। सोशल मीडिया का उपयोग जरूरत के लिए करें, आदत के लिए नहीं। ऑफलाइन हॉबी शुरू करें, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके और आपके मन के बीच हो, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, योगा, चलना, लिखना। 6. अकेलेपन से जुड़ाव की ओर। जब आप स्क्रीन से हटते हैं तो खुद से जुड़ना आसान हो जाता है। अब आप दिखावे से नहीं, सच्चाई से जुड़ते हैं। अब आप कंपैरिजन से नहीं, कंपैशन से जीते हैं। अब आप डिस्कनेक्टेड नहीं, बल्कि रिकनेक्टेड होते हैं, खुद से और अपनों से। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने जाना कि कैसे डिजिटल दुनिया ने हमें दूसरों से तो जोड़ा, लेकिन खुद से काट दिया। अब समय है इस कनेक्शन को असली बनाने का और अकेलेपन को जागरूकता में बदलने का। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अकेले समय को उत्पादक कैसे बनाएं, जहां आप जानेंगे कि अकेलेपन का समय आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। अध्याय 8, अकेले समय को उत्पादक कैसे बनाएं। अकेलापन। जहां कुछ लोग डर और ऊब का अनुभव करते हैं, वहीं कुछ लोग उसी अकेलेपन में अपने सपनों की नींव रख देते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, उस समय का उपयोग कैसे किया जाए। 1. अकेला समय, सबसे शक्तिशाली संसाधन। जब आप अकेले होते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई प्लीजिंग की जरूरत नहीं। तब आप अपने सबसे प्रामाणिक रूप में होते हैं, और यही वो समय होता है जब आप सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और खुद को बना सकते हैं। अकेलापन आपका सबसे गहरा शिक्षक बन सकता है, अगर आप उसे सुनना सीख जाएं। अकेले समय को उपयोगी बनाने के 5 जबरदस्त तरीके। ए. नई स्किल सीखें। आज के समय में हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है। कोई नया इंस्ट्रूमेंट, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, पब्लिक स्पीकिंग, भाषा। रोज 1 घंटा किसी एक स्किल पर। महीने में आप खुद को एक नई दुनिया में पाएंगे। बी. किताबें पढ़ें। अकेले समय का सबसे शक्तिशाली निवेश है पढ़ना। आत्मविकास जीवनियां, बिजनेस माइंडसेट,
दिन में 20-30 मिनट पढ़ना आपकी सोच को नया आकार देगा। अपने शरीर और मन का ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, हेल्दी खाना बनाना, सुबह जल्दी उठना, यह सब न सिर्फ आपका स्वास्थ्य सुधारेगा बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ाएगा। डेली जर्नलिंग, डायरी लेखन। हर दिन लिखिए, आपने क्या सीखा, कैसा महसूस किया, क्या सुधार करना है। यह आत्मनिरीक्षण की आदत आपको गहराई से खुद से जोड़ेगी। क्रिएटिव बने। अकेलापन रचनात्मकता की प्रयोगशाला है। पेंटिंग करें, कविता लिखें, यूट्यूब चैनल शुरू करें, कोई प्रोजेक्ट बनाएं। जब आप अकेले समय को क्रिएटिविटी से भरते हैं तो वह समय आपके भविष्य की नींव रखता है। कुछ डूज और डोंट्स अकेलेपन को शक्ति बनाने के लिए करें। डूज, एक रूटीन बनाएं, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, शरीर और दिमाग दोनों पर ध्यान दें, खुद को समय दीजिए, गिल्ट के बिना ना करें। डोंट्स, मोबाइल में घंटों स्क्रॉल ना करें, दूसरों की जिंदगी से खुद की तुलना मत करें। मैं अकेला हूं इसलिए कुछ नहीं कर सकता, ऐसा सोचना बंद करें। अकेलापन औश आजादी प्लस निर्माण प्लस आत्मनिर्भरता। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास निर्णय लेने की पूरी आजादी होती है। आप जैसे चाहें वैसे समय का निर्माण कर सकते हैं। यही वो वक्त है जब आप अपनी नई पहचान, नई आदतें और नया भविष्य गढ़ सकते हैं। तो इस अध्याय में आपने जाना कि अकेले समय को कैसे आप अव्यर्थ नहीं बल्कि उत्पादक, रचनात्मक और बदलावकारी बना सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे सोलो ट्रैवल और आत्म खोज, जहां अकेले सफर करते हुए इंसान खुद को कैसे खोजता है। वो अनुभव हम विस्तार से समझेंगे। अध्याय 9, सोलो ट्रैवल और आत्म खोज। जब आप किसी अनजानी सड़क पर अकेले चलते हैं और हवा का झोंका आपको छूता है तो वो सिर्फ सफर नहीं होता, वो होता है आपकी आत्मा का पुनर्जन्म। सोलो ट्रैवल एक ऐसी यात्रा जहां मंजिल से ज्यादा खुद से मिलना महत्वपूर्ण होता है। अकेले यात्रा क्यों करें? जब आप अकेले होते हैं तो आप किसी और की इच्छाओं, समय या पसंद के हिसाब से नहीं चलते। आप वही करते हैं जो आप सच में करना चाहते हैं। सोलो ट्रैवल आपको यह सिखाता है कि आप खुद के सबसे अच्छे साथी बन सकते हैं। यह सफर आपके लिए होता है, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दबाव के। सोलो ट्रैवल में क्या मिलता है? जब आप खुद ही अपनी योजना बनाते हैं, खुद ही रास्ता चुनते हैं, तो हर निर्णय आपके आत्मबल को मजबूत करता है। नई दृष्टि, न्यू पर्सपेक्टिव, नए लोगों, नई जगहों और नए अनुभवों से आपका सोचने का तरीका बदलता है। खुद की सुनना, लिसनिंग टू इनर वॉइस, भीड़ भाड़ से दूर। जब आप किसी झील के किनारे या पहाड़ की चोटी पर होते हैं तब भीतर की आवाज तेज सुनाई देती है। डर से मुक्ति। डर, अगर मैं खो गया तो? डर, अगर कोई बात करने वाला ना मिला तो? यही डर जब टूटता है तो बनता है अविश्वसनीय आत्मविश्वास। सोलो ट्रैवल के दौरान आत्म खोज के क्षण, जब आप किसी अजनबी शहर की गलियों में खो जाते हैं, जब आप किसी पहाड़ी पर अकेले बैठकर सूरज को डूबते हुए देखते हैं, जब आप डायरी में अपनी सच्ची बातें लिखते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, यही वो पल होते हैं जब आप खुद को पहली बार असली रूप में देखते हैं। आप अकेले नहीं होते, आप अपने भीतर के सबसे सच्चे दोस्त के साथ होते हैं। कैसे शुरू करें सोलो ट्रैवल? छोटे से शुरू करें। अपने ही शहर के किसी शांत स्थान पर जाएं, अकेले। कैफे, बुक स्टोर, म्यूजियम या पार्क। वीकेंड सोलो ट्रिप, 1-2 दिन के लिए किसी पहाड़ी या सांस्कृतिक जगह पर जाएं, बिना दोस्तों के, सिर्फ अपनी कंपनी में। सुरक्षा का ध्यान रखें, इमरजेंसी नंबर रखें, फैमिली को अपनी लोकेशन बताएं। सोलो ट्रैवलर कम्युनिटीज से जुड़ें। सोलो ट्रैवल के बाद क्या बदलता है? अब आप भीड़ से डरते नहीं, अकेले रहना आता है। अब आप खुद पर निर्भर रहते हैं, भावनात्मक रूप से भी, निर्णय में भी। अब आपके भीतर एक ऐसी आंतरिक स्थिरता होती है जो किसी रिश्ते, नौकरी या हालात से नहीं हिलती। एक बार जब आप अकेले ट्रैवल करना सीख जाते हैं तो आप जीवन में किसी भी मोड़ पर अकेले चल सकते हैं। तो इस अध्याय में आपने जाना कि सोलो ट्रैवल सिर्फ घूमना नहीं बल्कि खुद से मिलने की सबसे खूबसूरत प्रक्रिया है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अकेलापन और रचनात्मकता, कैसे अकेलेपन से जन्म लेती है कला, विचार और प्रेरणा। अध्याय 10, अकेलापन और रचनात्मकता।
जब दुनिया की आवाजें धीमी हो जाती हैं, तब भीतर से एक और आवाज उभरती है, कल्पना, रचना और सृजन की। अकेलापन अगर समझदारी से जिया जाए तो वो एक कलाकार, लेखक, दृष्टा और दर्शनशील को जन्म देता है। रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता सिर्फ कला नहीं है, यह है अपनी भावनाओं को आकार देना, अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति देना और खाली समय को सुंदरता में बदलना। एक कविता, एक स्केच, एक विचार, एक धुन, एक स्टार्टअप आइडिया या बस एक नई सोच, यह सब रचनात्मकता है। अकेलापन रचनात्मकता को जन्म क्यों देता है? जब आप अकेले होते हैं तो दुनिया के विचारों का शोर कम हो जाता है और आपकी असली आवाज बोलने लगती है। अब आप खुद से जुड़ते हैं, अब आपकी कल्पना खुलती है, अब आप डर से नहीं, आजादी से सोचते हैं। भीड़ में हम अनुकरण करते हैं, अकेले में हम निर्माण करते हैं। अकेलेपन ने इन्हें आत्मा से जोड़ा और वही बन गया उनकी रचना का बीज। एल कैसे बनाएं अकेलेपन को रचनात्मकता का स्रोत? जर्नलिंग शुरू करें। हर दिन कुछ लिखिए, कोई विचार, कविता, अनुभव या सपना। इससे आपकी अंदरूनी सोच बाहर आएगी। कोई कला सीखें, पेंटिंग, म्यूजिक, गिटार, कविता, वीडियो एडिटिंग, इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है, सिर्फ शुरुआत चाहिए। माइंड वॉन्डरिंग का समय दें, कुछ समय मोबाइल या टीवी से दूर बैठिए, कुछ भी ना सोचने का वक्त, जिससे मन में नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं। क्रिएट, डोंट जस्ट कंज्यूम, सिर्फ देखना नहीं, कुछ बनाना शुरू करें। रील्स की जगह स्क्रिप्ट लिखें, स्टेटस की जगह एक किताब का पेज लिखें। क्या मिलेगा आपको इस रचनात्मक एकांत से? आत्मसंतुष्टि, अपनी एक पहचान, भीड़ से अलग सोचने की शक्ति, मानसिक सुकून और स्थिरता, और शायद एक नया करियर, एक नई शुरुआत। जब आप अकेलेपन में सृजन करना सीख जाते हैं तो आप दुनिया को देने लायक कुछ महान बना लेते हैं। तो इस अध्याय में आपने जाना कि अकेलापन खालीपन नहीं है, बल्कि यह एक कला कक्ष है जहां आप अपनी कल्पना को उड़ान देते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे भावनात्मक स्वतंत्रता, जब आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ते हैं, क्योंकि सच्चा अकेलापन तब सुंदर बनता है जब आप भावनात्मक रूप से खुद को संभालना सीखते हैं। अध्याय 11, भावनात्मक स्वतंत्रता, जब आप दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ते हैं। कभी आपने खुद से पूछा है, क्या मैं दूसरों के बिना भी खुश रह सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो शायद आप भावनात्मक निर्भरता के शिकार हैं। पर कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम सीखेंगे भावनात्मक स्वतंत्रता क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे पाएं। भावनात्मक निर्भरता क्या होती है? जब आपकी खुशी किसी और के जवाब से जुड़ी हो, जब आपका आत्मसम्मान दूसरों की राय पर टिका हो, जब अकेले रहने से बेचैनी हो, जब हर बात पर किसी से अप्रूवल चाहिए हो, तो समझ लीजिए आपने अपनी भावनाओं की चाबी किसी और के हाथ में दे रखी है। अगर आपकी भावनाएं किसी और के व्यवहार से बदल जाती हैं, तो आप स्वतंत्र नहीं, नियंत्रित हैं। भावनात्मक स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? ताकि आप अपने मूड के मालिक बने, ताकि आप किसी के जाने से टूटे नहीं, ताकि आप प्यार करें, जरूरत से नहीं, समझदारी से, ताकि आपकी पहचान दूसरों से नहीं, आप खुद से बने। भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब है मैं अपने भावों का जिम्मेदार खुद हूं। कैसे विकसित करें भावनात्मक स्वतंत्रता? खुद की अप्रूवल लें, हमेशा दूसरों से वैलिडेशन मत खोजिए, अपने फैसलों को खुद स्वीकार करना सीखिए। नो कहना सीखें, अगर कुछ असुविधाजनक है तो साफ न कहिए, इससे आप अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। अलोन टाइम को अपनाइए, हर दिन थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालिए, बिना किसी बातचीत, सिर्फ खुद के साथ बैठना। रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें, जब कोई बात चुभे तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, सोचिए क्यों मेरी भावनाएं इतनी प्रभावित हो रही हैं। अपने पैशन से जुड़िए, दूसरों में अपना अर्थ मत खोजिए, खुद की रुचियों, क्रिएटिविटी और सीखने से जुड़िए। भावनात्मक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति की पहचान वो अकेले खुश रह सकता है, वो अपने फैसले खुद लेता है, उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, वो प्यार करता है पर बंधन में नहीं बंधता, वो दुख से डरता नहीं, उसे समझता है। भावनात्मक स्वतंत्रता आपको खुद से जोड़ती है और हर संबंध को बेहतर बनाती है। ध्यान रखने योग्य बातें। स्वतंत्रता मतलब अकेलापन नहीं, यह आत्मनिर्भरता है। आपको अब भी लोगों की जरूरत होगी, पर आप उन पर निर्भर नहीं होंगे।
यह एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे आप अपने भीतर स्थिरता लाते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय में आपने सीखा कि भावनात्मक स्वतंत्रता क्या है और कैसे यह आपको भीतर से मजबूत बनाती है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे पुराने घाव और अकेलेपन की गहराई, जहां हम जानेंगे कि कैसे अधूरे रिश्ते, पिछली घटनाएं और भावनात्मक चोटें हमारे अकेलेपन को और गहरा कर देती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। अध्याय 12, पुराने घाव और अकेलेपन की गहरा। कुछ अकेलापन आज का नहीं होता, वो सालों से भीतर जमा होता आया होता है, छोटे छोटे जख्मों की शक्ल में, टूटे हुए रिश्तों की आवाज में और अनकहे शब्दों की गूंज में। 1, क्या सच में आप अकेले हैं या पुराने जख्म बोल रहे हैं? जब कोई अचानक छोड़कर चला जाता है, जब बचपन में किसी ने सुना नहीं, जब किसी ने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, ये सब घटनाएं मन में जख्म बनकर बस जाती हैं। और फिर जब आप अकेले होते हैं तो वो घाव फिर से सुनाई देने लगते हैं। कई बार हम इसलिए नहीं टूटते कि हम अकेले हैं, बल्कि इसलिए कि अकेलेपन में बीते हुए दर्द दोबारा सामने आते हैं। पुराने घाव कैसे पहचानें? क्या आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है? क्या कोई शब्द या व्यवहार आपको असहज कर देता है बिना किसी ठोस वजह के? क्या किसी खास जगह या गाने से आंखें भर आती हैं? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि आपके भीतर कोई अनहील्ड इमोशनल वाउंड है। ये घाव हमारे अकेलेपन को कैसे गहरा करते हैं। जब कोई पुरानी चोट ठीक नहीं होती तो हम दूसरों से डरने लगते हैं, हम लोगों से दूरी बनाने लगते हैं ताकि फिर से चोट ना लगे, और धीरे धीरे हम सोचने लगते हैं शायद मैं अकेले रहने के ही लायक हूं। पुराना दर्द अकेलेपन को नहीं लाता, पर अकेलापन उस दर्द को महसूस कराने लगता है। पुराने घावों को भरने का पहला कदम स्वीकार करना। सबसे पहले अपने जख्मों को स्वीकार करें। मत छुपाइए, मत कहिए कि सब ठीक है। लिखिए, बोलिए, महसूस कीजिए। दर्द को छुपाने से वो मिटता नहीं, उसे अपनाने से वो धीरे धीरे भरने लगता है। उपचार के 5 शक्तिशाली अभ्यास। ए, इनर चाइल्ड हीलिंग। बचपन के आपसे बात कीजिए, उससे पूछिए क्या तुम्हें अब भी दुख है। उसे प्यार दीजिए जो उसे कभी नहीं मिला। बी, फॉरगिवनेस, माफ करना। जिन्होंने आपको चोट दी उन्हें माफ करिए अपने सुकून के लिए। सी, एक्सप्रेसिव राइटिंग, अपने दर्द को कागज पर उतारिए। 10 मिनट तक बिना रुके लिखिए, मैं आज भी याद करता हूं जब। डी, सेल्फ कंपैशन, खुद से कहिए तू टूटा है लेकिन गलत नहीं है, तू अकेला है लेकिन अधूरा नहीं है। गाइडेड मेडिटेशन, ऐसे मेडिटेशन कीजिए जो हीलिंग पर आधारित हों, खासकर लेटिंग गो, सेल्फ लव और इमोशनल रिलीज। क्या होता है जब घाव भरने लगते हैं? आप औरों को दोष देना बंद करते हैं, आप फिर से जुड़ने की हिम्मत पाते हैं, आप अपने अकेलेपन में भी शांति महसूस करने लगते हैं। आप अब अपने अतीत से नहीं, वर्तमान से जीने लगते हैं। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं, बल्कि ये कि वो याद अब आपको तोड़े नहीं। तो दोस्तों, अकेलापन कभी कभी एक आईना होता है जो हमें हमारे अधूरे हिस्से दिखाता है, लेकिन याद रखिए, अधूरे का मतलब टूटा हुआ नहीं होता। आपका अतीत आपका अंत नहीं है। हीलिंग संभव है, धीरे धीरे, प्यार से, अकेले में। अगले अध्याय में हम जानेंगे जब रिश्ते दूर हो जाएं, अकेले रहना लेकिन कड़वाहट के बिना। अध्याय 13, जब रिश्ते दूर हो जाएं, अकेले रहना लेकिन कड़वाहट के बिना। रिश्ते कभी हमारी ताकत बनते हैं और कभी सबसे गहरा घाव। लेकिन जब कोई रिश्ता, चाहे दोस्ती, परिवार या प्रेम, हमसे दूर हो जाता है तो दिल टूटता है और अकेलापन गहराता है। पर क्या हर टूटा रिश्ता नफरत और शिकायत के साथ ही खत्म होना चाहिए? नहीं। जब कोई अपना दूर चला जाए, कोई ऐसा जिससे आप हर दिन बात करते थे, अब महीनों से कोई खबर नहीं, जिसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं थी, अब वो किसी और की दुनिया का हिस्सा है। आप सवाल करते हैं, क्यों गया वो? क्या मेरी गलती थी? क्या मैं इतना बेकार था? रिश्तों के टूटने से ज्यादा उस पर उठते सवालों से दिल टूटता है। कड़वाहट क्यों आती है? क्योंकि हमें क्लोजर नहीं मिलता, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, क्योंकि हमने उस रिश्ते में खुद को खो दिया था। हमने उम्मीद की थी कि वो हमें पूरा करेगा, और जब वो चला गया, हम अधूरे महसूस करने लगे।
पर क्या कड़वाहट जरूरी है? नहीं, कड़वाहट आपकी हीलिंग को रोकती है। वो आपको अतीत से बांध देती है। किसी के जाने की सजा आप खुद को मत दीजिए। अकेले रहिए, लेकिन आजाद मन से, न कि दुख और शिकायतों से भरे हुए मन से। टूटे रिश्तों के बाद खुद को संभालने के उपाय। एक्सेप्टेंस। खुद से कहिए, जो चला गया वो मेरे जीवन का हिस्सा था, लेकिन मेरा संपूर्ण जीवन नहीं। बी, इमोशनल डिस्टेंस बनाएं। सोशल मीडिया पर बार बार देखना बंद करें। उनकी यादों को थोड़ा स्पेस दीजिए ताकि आप हीलिंग शुरू कर सकें। राइट अ क्लोजर लेटर। उनके नाम एक खत लिखिए जो आप कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। डी, फोकस ऑन सेल्फ रिबिल्डिंग। जिम जाना, कोई कोर्स करना, स्किल सीखना, नए दोस्त बनाना। ई, फॉरगिवनेस। माफ कर देना। माफ करना उनके लिए नहीं, अपने मानसिक सुकून के लिए है। जब अकेलापन धीरे धीरे शांति बन जाए, जब आप अपनी ही कंपनी को पसंद करने लगते हैं, जब किसी के कॉल न आने पर भी मन स्थिर रहता है, जब आप अपने दुख को कविता, पेंटिंग, ध्यान या मुस्कान में बदल लेते हैं, तब आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। रिश्ते टूटना जीवन का हिस्सा है, पर टूटने के बाद खुद को समेटना जीवन की कला है। तो इस अध्याय में आपने सीखा कि रिश्ते दूर हो सकते हैं, पर शांति और आत्मसम्मान फिर से पाया जा सकता है। आप कड़वाहट से नहीं, स्वीकृति और आत्मनिर्भरता से अकेले रह सकते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे अकेलेपन से जुड़ा आत्मसंवाद, जब आप खुद से बात करना सीखते हैं, जहां हम जानेंगे कि खुद से बात करना सिर्फ मानसिक कसरत नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक जुड़ने की साधना है। अध्याय 14, आत्मसंवाद, खुद से बात करने की कला। आप दिन भर कई लोगों से बात करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद से बात की है? क्या कभी खुद से पूछा है, तू कैसा है? क्या तू थक गया है? क्या तू खुश है? अगर नहीं, तो शायद अब वक्त है अपने सबसे करीबी इंसान से मिलने का, खुद से। आत्मसंवाद क्या है? आत्मसंवाद यानी खुद से बात करना, खुद को समझना, अपनी भावनाओं को सुनना, खुद को जज किए बिना देखना। जैसे माँ अपने बच्चे की बात ध्यान से सुनती है, वैसे ही आत्मसंवाद में आप खुद की आवाज को प्रेम से सुनते हैं। क्यों जरूरी है खुद से बात करना? क्योंकि हम अक्सर दूसरों को समझने में खुद को भूल जाते हैं। आत्मसंवाद से आप जान पाते हैं आपका असली डर क्या है, आपकी छिपी इच्छाएं क्या हैं, आप सच में किसे माफ करना चाहते हैं और आप कौन हैं। जो खुद से बात करना सीख जाता है, वो कभी दूसरों की चुप्पी से नहीं डरता। आत्मसंवाद कैसे शुरू करें? मिरर टॉक, आईने में खुद से बात। हर दिन 2-5 मिनट आईने के सामने खड़े होकर कहिए, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे माफ करता हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं जैसे तू है। बी, जर्नलिंग, डायरी में सवाल पूछिए, आज मैंने क्या महसूस किया, किस बात ने मुझे परेशान किया, मैं अपने लिए क्या चाहता हूं। सी, मेडिटेशन विद इनर वॉइस, ध्यान में खुद से संवाद करें, मैं ठीक हूं, क्या मैं कुछ दबा रहा हूं। डी, वॉक एंड टॉक अलोन, अकेले टहलते हुए धीमे स्वर में खुद से बात करें, ये मन को बेहद गहराई से साफ करता है। खुद से बात करने के कुछ असरदार वाक्य, तू गलत नहीं है, बस थका हुआ है, तेरे साथ जो हुआ वो तेरी गलती नहीं थी, तू अकेला है लेकिन टूटा नहीं है, मैं तुझसे बिना शर्त प्यार करता हूं। ये वाक्य आपको आंतरिक सुरक्षा और अपनापन का अनुभव कराते हैं। आत्मसंवाद का जादुई असर, आत्मसंवाद आपको अंदर से स्थिर बनाता है। आप अपने दुखों से भागते नहीं, उन्हें समझते हैं। आप दूसरों पर निर्भर रहना कम कर देते हैं। आपकी आत्म छवि बेहतर होती है और सबसे अहम, आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब पूरी दुनिया आपकी नहीं होती, तब भी आप खुद के साथ खड़े रह सकते हैं। अगर आपने खुद से जुड़ना सीख लिया है, तो इस अध्याय में आपने सीखा कि खुद से बात करना कोई पागलपन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। अकेले रहकर अगर आपने खुद से प्रेम और संवाद की कला सीख ली, तो आप कभी भी भीड़ में खोए हुए महसूस नहीं करेंगे। अगले और अंतिम अध्याय में हम बात करेंगे अकेलेपन को अपनाना, जीवन की सबसे सुंदर अवस्था, जहां हम समझेंगे कि अकेलापन बोझ नहीं, बल्कि एक सुंदर साथी भी बन सकता है। अध्याय 15, अकेलेपन को अपनाना, जीवन की सबसे सुंदर अवस्था। अकेलापन अगर समझा जाए
तो ये सबसे गहरी मित्रता है, खुद से, अपने विचारों से, अपने अस्तित्व से। अकेलेपन से भागने वाले लोग भीतर के खालीपन से डरते हैं, पर जो इसे अपना लेते हैं, वो शांति, रचनात्मकता, आजादी और आत्मबोध पा लेते हैं। अकेलापन जीवन का शत्रु नहीं, साथी है। यह वह समय है जब आप सुन पाते हैं अपनी असली आवाज। यह वह स्थान है जहां भीतर की गहराइयां प्रकट होती हैं, और यह वह स्थिति है जहां आप दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ते हैं। भीड़ में जो शांति नहीं मिली, वो खुद के साथ बैठने पर मिली। अकेलेपन को अपनाने का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं या किसी से रिश्ता न रखें। इसका अर्थ है आप भीतर से इतने पूर्ण हो जाएं कि रिश्ते हों तो आभार से, ना हों तो अधूरापन से नहीं, आप खुद में पूरे हो सकते हैं। अकेलेपन को अपनाने के 5 सुंदर फल। ए, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। आप फैसले लेने में स्वतंत्र होते हैं, आपके विचारों पर आपका नियंत्रण होता है। आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। आप अपनी भावनाओं, आदतों और गहराइयों को बेहतर समझते हैं। सी, गहरी रचनात्मकता, क्रिएटिव एक्सपेंशन। अकेलापन आपकी कल्पना और कला को उड़ान देता है। डी, आंतरिक शांति, इनर पीस। आप दुनिया की तुलना और होड़ से दूर स्थिरता में जीते हैं। ई, रिश्तों में स्पष्टता, क्लैरिटी इन कनेक्शंस। अब आप जरूरत से नहीं बल्कि चाहत से जुड़ते हैं, और यह रिश्ता बहुत सुंदर होता है। अकेलेपन को अपनाने की दैनिक साधनाएं। मॉर्निंग साइलेंस, दिन की शुरुआत 5 या 10 मिनट की चुप्पी में करें, सिर्फ खुद के साथ। सोलो डेट्स, महीने में एक बार खुद को बाहर घुमाने ले जाएं। बुक कैफे, पार्क या मंदिर। सेल्फ अफर्मेशन, हर दिन आईने में कहिए, मैं अपने साथ पूरा हूं, मैं अकेले भी सुरक्षित और पूर्ण हूं। नेचर कनेक्शन, प्रकृति के साथ समय बिताइए, वो आपको बताती है कि अकेले रहना कितना सहज और सुंदर हो सकता है जब अकेलापन अध्यात्म बन जाए। कई संतों, कलाकारों, विचारकों और योगियों ने अकेलेपन को आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना है। बुद्ध ने ज्ञान अकेलेपन में पाया, मीरा ने प्रेम को अकेले गाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की नींव एकांत में रखी। जब आप अकेलापन स्वीकार करते हैं तो आप दुनिया को नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। अकेलापन तब सुंदर बनता है जब आप खुद को अपना घर बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज आपने इस पुस्तक की अंतिम पंक्तियों तक सफर तय किया, एक ऐसे सफर में जहां आपने अकेलेपन को दर्द नहीं बल्कि स्वीकृति, शक्ति और स्वतंत्रता में बदला। अब आगे का रास्ता आपका है। आप अपने सबसे करीबी दोस्त, खुद के साथ हर दिन को एक उत्सव बना सकते हैं। नम्र समापन। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन मन की गहराइयों से जुड़ने की यात्रा थी। अब आप अकेले हैं, लेकिन अधूरे नहीं। अब आप अकेले हैं, लेकिन डरे नहीं। अब आप अकेले हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।